हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा डिसऑर्डर जो बहुत ही खतरनाक माना जाता है। तो आज हम अपने माइंड को रियलिटी से बियॉन्ड जाके देखते हैं कि हमारा माइंड क्या हो सकता है और कितना खराब हो सकता है। तो आज हम लोग स्किज़ोफ्रेनिया जो है उसका सिम्टम पढ़ेंगे, कॉजेज पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे और ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या इफेक्टिव ट्रीटमेंट है इस डिसऑर्डर के, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला है कि सिजोफ्रेनिया होता क्या है। सिजोफ्रेनिया एक सीरियस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जो कि हमारे थिंकिंग को, इमोशन को और बिहेवियर को प्रभावित करता है। हम किस तरह से सोचते हैं, हम किस तरह से फील करते हैं और हम क्या करते हैं, इस चीज को प्रभावित करता है। और सिजोफ्रेनिया में हमारा रियलिटी का जो परसेप्शन होता है, रियलिटी का जो अनुभव होता है, अनुभूति होता है, वो खराब हो जाता है। आपका रियलिटी, आप वर्ल्ड के रियलिटी से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, आप अपना अलग एक रियलिटी बना लेते हैं। उसके बाद है DSM-5 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। अब DSM-5 के अकॉर्डिंग सिजोफ्रेनिया को किस किस क्राइटेरिया के तहत डायग्नोस किया जा सकता है। पहला कि इन 5 सिम्टम में से कम 2 सिम्टम जो है प्रेजेंट होना चाहिए 1 महीना के लिए। पहला क्या, डिल्यूजन। डिल्यूजन होना चाहिए, यानी कि किसी भी चीज का डिल्यूजन, मतलब उसको लगेगा कि हम कहीं के राजा हैं, तो मेरे बारे में कोई बात कर रहा है। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन होता है द परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस, मतलब उसके सामने कुछ नहीं है, कोई स्टिमुलस नहीं, फिर भी उसको कुछ दिख रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, जबकि ना उसके सामने में कुछ है और ना ही उसको कोई उससे कोई बात कर रहा है या उसको कोई कुछ बोल रहा है, फिर भी इसको लगता है कि इसको तरह तरह का आवाज सुनाई देता है और कुछ तरह तरह की चीजें दिखाई देती रहती है। यही हेलुसिनेशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। उसके बाद डिसऑर्गेनाइज स्पीच, इनको खुद नहीं पता रहता है कि ये क्या क्या बोलते रहते हैं। इसका जो स्पीच है, बोलना जो होता है, बहुत ही डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, बिल्कुल भी मीनिंगफुल ये बात नहीं करेंगे। उसके बाद डिसऑर्गेनाइज और कैटाटोनिक बिहेवियर, इसमें जो होता है ये मोटर मूवमेंट से रिलेटेड है और ऐसा बॉडीली पोस्चर से रिलेटेड है, मतलब बॉडीली पोस्चर, बॉडी का ऐसा पोस्चर बना लेगा जो काफी अनकंफर्टेबल रहता है। और अनकंफर्टेबल होने के बावजूद ये लोग उस पोस्चर में घंटों घंटों तक बैठे रहते हैं। उसके बाद नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो साइन है कम से कम 6 महीना के लिए प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद है पॉजिटिव सिम्टम। जैसा कि मैंने बताया कि सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स के 2 टाइप है, पहला पॉजिटिव सिम्टम, दूसरा नेगेटिव सिम्टम। तो पॉजिटिव सिम्टम्स में आता है कि जो नेगेटिव सिम्टम्स में जो सिम्टम्स ऐड हो जाते हैं वो पॉजिटिव सिम्टम्स कहलाता है। मतलब एक तो नेगेटिव सिम्टम्स है ही, लेकिन अगर उस सिम्टम में एक और सिम्टम ऐड हो जाए, उसी का मॉडिफाइड वर्जन और ऐड हो जाए कुछ, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव सिम्टम। पॉजिटिव सिम्टम में आता है हेलुसिनेशन, यानी कि हियरिंग वॉइसेस और विजुअल। उसके बाद डिल्यूजन्स, फॉल्स बिलीफ्स और पैरानोया और डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। मतलब पॉजिटिव सिम्पटम में 4 चीज आते हैं, पहला हेलुसिनेशन, दूसरा डिल्यूजन, तीसरा पैरानोया और चौथा डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। उसके बाद है निगेटिव सिम्टम्स। निगेटिव सिम्टम में होता है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि नॉर्मल फंक्शनिंग में दिक्कत आ रही है, जैसे कि लैक ऑफ मोटिवेशन। अगर कोई इस तरह के सिम्टम्स से जूझ रहा है कि उसके अंदर बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं है, कुछ भी करने का चाह नहीं है, बिल्कुल लेथार्जी फील कर रहा है, तो ये एक निगेटिव सिम्टम्स हो सकता है। उसके बाद रिड्यूस्ड इमोशनल एक्सप्रेशन, उसका जो इमोशनल एक्सप्रेशन हो जाता है वो काफी फ्लैट हो जाता है। वो किसी भी सीरियस सिचुएशन में हंस सकता है या फिर कितना भी मजाक वाली सिचुएशन में वो नॉर्मल एक नॉर्मली मेंटेन करेगा खुद को, नॉर्मली खुद के इमोशन को मेंटेन करेगा। ओवरऑल वो खुद का इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा इन द राइट वे। उसके बाद सोशल विड्रॉल, ये समाज से अलग हो जाते हैं, इनको अकेला रहना पसंद होने लगता है, ये ज्यादा गैदरिंग में नहीं जाते हैं, किसी से ज्यादा इंगेज नहीं होते हैं। और रिड्यूस्ड स्पीच, मतलब ये लोग बोलना बहुत कम चालू कर देते हैं, बहुत कम बोलते हैं, ना के बराबर बोलते हैं। उसके बाद है कॉग्निटिव सिम्टम्स। कॉग्निटिव सिम्टम वैसे सिम्टम जो हमारे ब्रेन को इफेक्ट करे, जैसे कि पुअर अटेंशन, अटेंशन बिल्कुल भी नहीं,
एक भी जगह पे ये बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे पाएंगे लंबे समय के लिए। उसका मेमोरी प्रॉब्लम्स, ये खुद का मेमोरी भूलने लगेगा, इसका खुद के मेमोरी के साथ डिस्टॉर्शन होने लगता है, मतलब इसका खुद का मेमोरी खराब होने लगता है, कुछ इसको याद नहीं रहता है कि सुबह में क्या किया, अभी 1 घंटा पहले क्या किया। उसके बाद डिफिकल्टी प्लानिंग करने में भी इसको दिक्कत होता है, और डिसीजन मेकिंग में तो ऑफ कोर्स दिक्कत आएगा ही। उसके बाद है कॉजेज ऑफ सिजोफ्रेनिया। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, ये बीमारी होता क्यों है, ये डिसऑर्डर होता क्यों है। तो सबसे पहला कारण, वैसे तो इसका जो कॉजेज है कोई डिफाइंड कॉजेज नहीं है, लेकिन फिर भी रिसर्च के बेसिस पे कुछ कुछ कॉजेज को कैटेगराइज किया गया है, जिसमें है कि जेनेटिक फैक्टर्स। बहुत सारे रिसर्च ये बताते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स के कारण भी सिजोफ्रेनिया होता है। उसके बाद डोपामिन इम्बैलेंस, मतलब केमिकल इम्बैलेंस, जब हमारे ब्रेन में डोपामिन लेवल में एक्सेस हो जाता है, एक्सेस डोपामिन अगर रिलीज हो जाता है तो सिजोफ्रेनिया होने का चांस है। उसके बाद ब्रेन स्ट्रक्चर डिफरेंसेस, अगर ब्रेन का स्ट्रक्चर नॉर्मली डेवलप ना होके एबनॉर्मली डेवलप हो जाता है तो वहां भी ये सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, मतलब हर किसी डिसऑर्डर में या फिर कोई भी बीमारी हो, वहाँ इन्वायरमेंटल का रोल रहता ही है। अगर कोई स्ट्रेस ज़्यादा है रहता है, कोई टॉक्सिसिटी में रहता है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहता है, तो वहाँ इसके चांस, डायग्नोसिस के चांस, प्रोग्नोसिस के चांस बढ़ जाते हैं। उसके बाद चाइल्डहुड ट्रॉमा, अगर कोई किसी को बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ हो, जैसे एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, इमोशनल एब्यूज, और तरह तरह के कुछ बहुत सारे ट्रॉमा हो, अगर वो फेस किया है कोई बच्चा, तो उसको आगे जाके सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स उसमें देखे जा सकते हैं, बट नॉट नेसेसरीली। उसके बाद टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स जो कि DSM-4 तक था, DSM-5 में इसके टाइप्स को हटा दिया गया है। अब DSM-4 में क्या क्या टाइप्स कैटेगराइज किया गया था, उसमें है पैरानोइड टाइप, डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप, कैटाटोनिक टाइप, और अनडिफरेंशिएटेड टाइप, और रेजिडुअल टाइप। टोटल 5 टाइप हैं। पहला पैरानोइड, दूसरा डिसऑर्गेनाइज्ड, तीसरा कैटाटोनिक, चौथा अनडिफरेंशिएटेड, और पांचवा रेजिडुअल टाइप। उसके बाद रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, मतलब क्या क्या फैक्टर है जो इसके होने की संभावना को बढ़ा देता है। पहला फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी को था या फिर किसी को है तो इस दूसरे मेंबर में को भी हो सकता है फैमिली में, और ये काफी जगह पाया गया है। उसके बाद सब्सटेंस अब्यूज, अगर कोई स्पेशली कैनबिस, अगर कोई ड्रग्स लेता है या कैनबिस का सेवन करता है, तो उससे इसका रिस्क जो, इसका जो खतरा है सिजोफ्रेनिया होने का वो बढ़ जाता है। उसके बाद प्री नेटल कॉम्प्लिकेशंस, अगर बर्थ से पहले भी अगर कोई दिक्कत आता है मदर के गर्भाशय में, तो वहां से भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। और हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर इन्वायरमेंट आपका अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंट अगर स्ट्रेसफुल है, तो किसी भी बीमारी होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, पहला एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन जैसे गोलंजापाइन, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा दिया जा सकता है। और थेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT। उसके बाद फैमिली थेरेपी, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स। इन केस अगर ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में भी उसको रखा जा सकता है। उसके बाद मिथ्स और फैक्ट्स को यहाँ पे कुछ लास्ट में क्लियर कर देते हैं। मिथ ये है कि सिजोफ्रेनिया का मतलब होता है स्प्लिट पर्सनैलिटी, मतलब सिजोफ्रेनिया का अगर किसी को है तो वैसा माना जाता है कि उसका पर्सनैलिटी जो है अलग अलग हो जाता है, मतलब 2 हिस्सों में बंट जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सिजोफ्रेनिया मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का एक अलग कैटेगरी है, एक अलग डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। इसीलिए सिजोफ्रेनिया जो है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से काफी अलग है। और मिथ ये है कि पीपल विद सिजोफ्रेनिया आर वायलेंट, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट मोस्ट केसेस में वायलेंट नहीं होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर और वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय बाय।